सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आरती कुमारी गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आरती कुमारी गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आरती कुमारी गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग, सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, क्लास शुरू की जाए। साहिल मलिक गुड मॉर्निंग। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए, अपने दोस्तों में शेयर कर दिए। हम लोगों ने पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक की इस सीरीज में आपको 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान के मैंने आपको 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए हैं। अब ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। जल्दी जल्दी सभी लोग लाइव जुड़ जाइए, क्लास शुरू होने जा रही है। तो चलिए बात करते हैं आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 5, इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कुछ तत्वों के नाम दिए हुए हैं, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। अब कह रहा है कि इन तत्वों में आयनीकरण विभव का मान सबसे कम किसमें होगा? लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तत्वों में आयनीकरण विभव का मान सबसे कम होगा। तो आयनीकरण विभव क्या होता है? आयनीकरण विभव ऐसा विभव, ऐसा वोल्टेज जिस पर कोई एलिमेंट जो है क्या हो, आयनित हो जाए, आयनित हो जाए। तो इस प्रकार के जो आपका विभव होगा, विभव मतलब क्या होता है? वोल्टेज। वोल्टेज, इस प्रकार का जो आपका वोल्टेज होगा वो क्या कहलाएगा? आपका आयनीकरण विभव कहलाएगा। जिस पर कोई तत्व अपने आयंस में टूट जाए तो इस प्रकार के जो विभव वोल्टेज लगेगा उसको बोलते हैं आयनीकरण विभव। तो आयनन ऊर्जा किस पर डिपेंड करता है? आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा डिपेंड करता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आकार, जो आपका साइज होता है, इसके आकार, जो आपका साइज होता है, जो आकार होता है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है आयनन ऊर्जा। यानी कि अगर आपका आकार बड़ा है तो उसकी आयनन ऊर्जा कम है, अगर आपका आकार छोटा है तो उसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी। अमृता कुमारी गुड मॉर्निंग। अमृता कुमारी गुड मॉर्निंग। तो आयनन ऊर्जा क्या होती है? आपका आकार की व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आपका आकार छोटा होता है तो आयनन ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर आपका आकार बड़ा है तो आयनन ऊर्जा कम होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसमें दिया है आपका 4 तत्व दिया है, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। अब कह रहा है कि इन 4 तत्वों में, इन 4 तत्वों में आपका सबसे आयनीकरण विभव का मान सबसे कम किसका होगा? ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि इन सभी में सबसे बड़ा आकार किसका होगा? सोडियम का। सोडियम का सबसे बड़ा आकार होगा। सोडियम का आकार, सोडियम का आकार सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। सोडियम का आकार सबसे बड़ा होगा। क्या होगा? सोडियम का आकार सबसे बड़ा होगा। तो देखिए आकार जो है आपका किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनन ऊर्जा, यानी आकार बड़ा होगा तो आयनन ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। तो सबसे कम आयनन विभव किसका हो जाएगा? सोडियम का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। एमडी हाफिजुल्ला गुड मॉर्निंग। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में।
और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और चैनल है आपका यूनिक टेक गुरु, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वहां पर भी आपको अच्छे अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। चलिए तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 71। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवृत्ति नहीं आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त यानी पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर कक्षाओं की संख्या क्या रहती है। देखिए, अगर ये आपका आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें कह रहा है कि बाएं से दाएं, बाएं का मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा। ऑप्शन दिया है, एक समान रहती है कक्षाओं की संख्या, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी घटती है, ऑप्शन डी पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक समान रहती है। जब हम भी आवर्त सारणी में दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जाते हैं, इस लेफ्ट साइड से राइट साइड तरफ जाते हैं, राइट से लेफ्ट से राइट जाते हैं, आवर्त सारणी में अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो होता है इसका जो कक्षाओं की संख्या होती है ये क्या होती है, एक समान रहती है। ठीक है, ये तो ना बढ़ती है ना घटती है, और कक्षाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, एन। अभी गुड मॉर्निंग। चलिए ऑप्शन नंबर ए 71 आरती, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। इसमें जो कक्षाओं की जो संख्या होती है वो तो ना तो बढ़ती है ना घटती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो आपकी आवर्त संख्या होती है, जो आवर्त सारणी की आवर्त संख्या होती है वो आपका किस पे डिपेंड करता है, एन पे डिपेंड करता है। और एन क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या इस पर डिपेंड करता है, इसलिए इसकी जो वैल्यू होती है वो एक समान रहती है। कक्षाओं की संख्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कक्षाओं की संख्या कह रहा है 71 का इक्वल रहेगा। चलिए बिल्कुल सही, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आरती कुमारी बिल्कुल सही उत्तर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 72। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, मेथिल ऑरेंज पीला रंग देता है किसके साथ, मेथिल ऑरेंज पीला रंग देता है किसके साथ। मेथिल ऑरेंज एक प्रकार का सूचक होता है जो हमें ये बताता है कि कोई सा भी जो विलयन है या कोई सा भी कंपाउंड जो है आपका वो क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। वो क्या करता है, अपना रंग परिवर्तित करता है। मेथिल ऑरेंज नाम इसका भले से मेथिल ऑरेंज है, लेकिन इसको आप लोग टिक मत कर दीजिएगा कि ये ऑरेंज कलर में चेंज होता है। ठीक है, मेथिल ऑरेंज एक ऐसा समझ लीजिए एक तरीके का पदार्थ है जो क्या करता है, आपका रंग परिवर्तित करके ये बताता है कि जो आप विलयन लिए हैं ये आपका क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेथिल ऑरेंज पीला रंग देता है किसमें, अम्लीय विलयन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, अम्लीय विलयन में क्षारीय रंग को ये पीला कर देता है। मेथिल ऑरेंज क्षारीय विलयन में, क्षारीय विलयन में पीला रंग देता है, क्योंकि यह एक अम्लीय सूचक है, इसलिए जो मेथिल ऑरेंज होता है वो आपका क्या करता है, पीला रंग देता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। साहिल मलिक ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मेथिल ऑरेंज क्षारीय विलयन में पीला रंग देता है क्योंकि यह एक प्रकार का अम्लीय सूचक होता है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को, मेथिल ऑरेंज पीला रंग देता है अम्लीय विलयन में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है FeCl3 के बनाने में फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है।
और इसके बाद ये आपका 4 ऑप्शन दिया है अभिक्रिया के लिए, उत्प्रेरक के रूप में, FeCl3 को शुष्क रखने के लिए, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो 73 का आपका क्या आंसर हो जाएगा? FeCl3 के बनाने में फ्यूज कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? CaCl2। FeCl3 के बनाने में फ्यूज कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? FeCl3 को आप शुष्क रखने के लिए मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, FeCl3 को शुष्क रखने के लिए हम क्या मिला देते हैं? फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है? नमी को खींच लेता है और उसको शुष्क कर देता है। आरती कुमारी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आरती कुमारी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। साहिल मलिक ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर आपका। चले अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर चले। कमेंट करके बताइए आप लोग, समझ में आ रहा है ये? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 74, 74 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा? 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक यौगिक A के जलीय विलयन में NH4OH बूंद बूंद करके मिलाने पर लाल भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो आपका जो यौगिक A है वो क्या होगा? देखिए ये आपका एक बीकर में कोई कंपाउंड लिए हैं, उस कंपाउंड का नाम है कंपाउंड यौगिक। कंपाउंड क्या है आपका? A है। इसमें क्या किया गया? कंपाउंड A के अब इसको इसमें थोड़ा सा जल मिलाकर इसको घोल दिया गया। तो जलीय विलयन का मतलब ये हुआ कि कंपाउंड A में थोड़ा सा जल मिलाकर इसको घोल दिया गया। फिर उसके बाद क्या किया गया कि इसमें जो है आपका साइड से बूंद बूंद के रूप में आपका क्या इसमें डाला गया? आपका NH4OH बूंद बूंद डाला गया। क्या डाला गया? NH4OH। NH4OH को आप धीरे धीरे इसमें मिलाते हैं। तो जैसे ही मिलाएंगे फिर क्या होगा? जो आपका विलयन है ये लाल भूरे रंग का अवक्षेप देता है। अवक्षेप का मतलब ये हुआ जो आपकी इसकी तली है, जो आपकी इसकी तली है, ये तली में आपका लाल भूरे रंग का पाउडर टाइप का यहाँ बैठ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवक्षेप, प्रेसिपिटेट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो आरती कुमारी समझ में आ रहा है आपको? कोई कंपाउंड A है इसका जलीय विलयन में NH4OH को हम क्या करते हैं? बूंद बूंद से डालते हैं। तो क्या होगा? ये विलयन का अवक्षेप तली में बैठ जाएगा। तब कह रहा है कि जो आपका कंपाउंड A है वो क्या होता है? तभी आपका कंपाउंड A क्या होगा? आपका कंपाउंड होगा फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड आपका ये कंपाउंड होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड के जब विलयन में आप क्या करेंगे? NH4OH डालेंगे तो ये क्या करेगा? अवक्षेप बना लेगा और इसकी तली में बैठ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। साहिल मलिक ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। FeCl3 प्लस NH4OH, इसका जब आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? इसका रिएक्शन क्या कराएंगे तो क्या बनेगा आपका? FeOH का थ्राइस जो है आपका प्रेसिपिटेट के रूप में बढ़ जाएगा। FeOH थ्राइस जो है आपका ये अवक्षेप के रूप में बढ़ जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका? अवक्षेप। यही जो अवक्षेप है आपका कौन सा कलर का होगा? ये अवक्षेप आपका
लाल भूरा रंग का होगा। ये जो आप देख रहे हैं यही क्या है, FeOH थ्राइस का अवक्षेप है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 75 75 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 75 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक यौगिक के 1 मोल में कार्बन का 1 मोल और ऑक्सीजन के 2 मोल हैं तो यौगिक का अणुभार क्या होगा। अमित कुमार गुड मॉर्निंग। सवाल समझिए एक बार। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक यौगिक के 1 मोल में कार्बन का 1 मोल और ऑक्सीजन के 2 मोल है तो यौगिक का अणुभार क्या होगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। और इसमें दिया है आपका 1 मोल कार्बन और 1 मोल ऑक्सीजन, तो टोटल कंपाउंड होकर क्या बन रहा है आपका, कंबाइंड होकर 2 मोल बन रहा है। एक मोल कार्बन 2 मोल ऑक्सीजन क्या बना दिया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। और कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार क्या होगा, कौन बताएगा, कमेंट करके बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार क्या होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने पूछा अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार क्या होगा। कार्बन का होता है आपका 12 और एक ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहाँ पर आपका संख्या में 2 ऑक्सीजन है तो 2 का मल्टीप्लाई 16 के साथ हो जाएगा। तो 12 प्लस 32 दोनों को ऐड करेंगे, 12 प्लस 32 12 प्लस 32 दोनों को ऐड करेंगे तो 44। तो अणुभार कितना हो जाएगा, 44 44। यही इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 मोल कार्बन और 2 मोल ऑक्सीजन में आपका जो यौगिक का अणुभार है वो कितना होता है, 44। यही हमको निकालने के लिए पूछा है क्वेश्चन में, 44। 1 मोल कार्बन और ऑक्सीजन के 2 मोल और ऑक्सीजन के 2 मोल, ये 1 मोल, ये 1 मोल, 1 मोल कार्बन और 2 मोल ऑक्सीजन। 2 मोल ऑक्सीजन का लेंगे क्या बनेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार निकालेंगे, 1 कार्बन पर 12 और 1 ऑक्सीजन पर 16, संख्या में 2 है तो 2 का गुणा करेंगे और सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 44। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरती कुमारी बिल्कुल सही उत्तर है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोग को। साहिल मलिक आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 76 76 नंबर क्वेश्चन क्या है, 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर 76 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हमारा 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान है। 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान है। जल का अणु सूत्र कौन बताएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला जल का बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, टाइम नहीं लगना चाहिए। जल का मॉलिक्यूलर फार्मूला अणु सूत्र क्या होगा। जल के 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, जल के 1 मोल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, H2O। H2O में 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 एकम में 2 प्लस 16 बराबर टोटल 18 ग्राम। तो 1 मोल जल में आपका कितने ग्राम उपस्थित है, तो टोटल हो जाएगा 18 ग्राम। तो 2 मोल जल में टोटल कितना उपस्थित होगा, 2 मोल। जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 18 गुणा 2, टोटल कितना हो जाएगा 32 ग्राम।
टोटल हो जाएगा आपका 32 ग्राम। टोटल हो जाएगा आपका 32 ग्राम। तो 2 मोल जल में आपका टोटल कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 32 ग्राम। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 77 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर का क्वेश्चन। भोला यादव गुड मॉर्निंग। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 में है, जहां आपको हाइड्रोजन की वैल्यू दिया है 1, नाइट्रोजन की वैल्यू दिया है 14 और ऑक्सीजन का वैल्यू कितना दिया है? 16। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा अमोनियम नाइट्रेट में कितना होगा, और बाकी सबको आपका वैल्यू दे दिया। हाइड्रोजन का अणुभार 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16। तो अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र क्या दिया है? NH4NO3। NH4NO3 ये क्या है? आपका अमोनियम नाइट्रेट है। अब इस अमोनियम नाइट्रेट का अणुभार क्या हो जाएगा? अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? सबको ऐड कर दीजिए। एक नाइट्रोजन का अणुभार होता है 14, एक हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन संख्या में यहाँ पर 4, तो 4 गुणा 1 प्लस एक नाइट्रोजन का अणुभार 14, एक ऑक्सीजन का अणुभार 16, लेकिन संख्या में है आपका 3। सबको गुणा करिए और ऐड कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। यहाँ हो जाएगा आपका 14 प्लस 4 प्लस 14 प्लस 48। सबको ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा? सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 80 आ जाएगा आपका। टोटल कितना आ जाएगा? 80। तो NH4NO3 का अणुभार कितना निकल के आया? 80। अब 80 ग्राम NH4NO3 में 80 ग्राम NH4NO3 में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होगी? ये आपका 80 ग्राम आया। 80 ग्राम NH4NO3 में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होगी? नाइट्रोजन की मात्रा देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन आपका 2 है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो एक नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम, तो 2 नाइट्रोजन के कितना हो गया? 28 ग्राम। तो 80 ग्राम आपका NHNO3 में टोटल आपका 14 ग्राम नाइट्रोजन होगा। अब प्रतिशत में इसका मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है इसमें? सॉरी, 14 दूना के 28, 2 नाइट्रोजन है, 14 दूना के 28 हो जाएगा। अब प्रतिशत में इसका मान पूछ रहा है, तो प्रतिशत में मान कैसे निकालेंगे? जितना मान नाइट्रोजन का है 28 और टोटल मान कितना है 80, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। इसको आप कटाइए, कितना आंसर हो जाएगा आपका? 20 चौको 80, 20 पंचा 100, 4 सत्ता 28 और 7 का 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 बराबर 7 पचा 35। 7 पचा 35, 35%। तो आपका कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? 35%, 35%, 35% हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 35%। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा अमोनियम नाइट्रेट में कितना होगा? 35%। अठारह दूना 36 होता है, लेकिन यहाँ मैंने लिखा है 14 दूना 28। ध्यान से देखिए आरती कुमारी, यहाँ लिखा है मैंने 14। एक नाइट्रोजन का होता है 14 और संख्या में कितने हैं? 2 नाइट्रोजन, तो 14 दूना के 28 नाइट्रोजन। ग्राम में 28 ग्राम नाइट्रोजन। आरती कुमारी फिर से देखिए इसको एक बार।
समझ में आया कि नहीं? देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, NH4NO3 में क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अणु भार निकालेंगे। तो एक नाइट्रोजन का अणु भार होता है 14, तो यहाँ लिख दिया 14। एक हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन यहाँ पर संख्या में आपका 4 हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो यहाँ 4 का 1 से गुणा कर देंगे, ठीक। उसके बाद फिर लगाएंगे प्लस का साइन, यहाँ पर फिर नाइट्रोजन आ गया, एक नाइट्रोजन का अणु भार होता है 14, फिर उसके बाद फिर प्लस का साइन लगाएंगे, एक ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। और उसके बाद संख्या में कितने हैं, 3, इनका 3 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 14 के यहाँ 14 हो गया, 4 एकम में 4, 14 और 16 = 48। अब सबको ऐड कर दीजिए तो टोटल हो जाएगा 80। ठीक है, तो ये देखिए आपका 80 ग्राम NH4NO3 नाइट्रोजन की मात्रा होगा, और इसमें क्या होगा, 80 ग्राम में आपका 28 ग्राम क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। अब इसी का प्रतिशत वैल्यू निकाल लीजिए, आपका 35%, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 76 नंबर, 76 नंबर फिर से बता दें। चलिए, ये समझ में आया कि नहीं आपको? आरती कुमारी, ये समझ में आया कि नहीं? 76 फिर से बता देना है आपको, ठीक है। 76 फिर से बता देना है। 76 देखिए, 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान है। 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? तो 36 ग्राम H2O में कितने मोल उपस्थित है आपका? 36 ग्राम जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान पूछ रहा है, तो 36 ग्राम जल में आपका 2 मोल उपस्थित है। कितने मोल? 2 मोल। 36 ग्राम जल में आपका 2 मोल उपस्थित है, ठीक है। 76 है। 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या होगा? 36 ग्राम में आपका 2 मोल उपस्थित है। ये कैसे आया? देखिए, 1 मोल जल में आप इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा? टोटल 18 ग्राम। 18 ग्राम, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा? 36 ग्राम। 18 दूना 36 ग्राम, ठीक है। 2 मोल में कितना हो जाएगा? 36 ग्राम। तो H2O के 1 मोल में 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। H2O के 1 मोल में आपका ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16। तो H2O के 1 मोल में आपका 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। H2O के 1 मोल में कितना होगा? 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। इसीलिए आपका 2 मोल H2O में कितना हो जाएगा? तो यहाँ ले लेंगे H2O के 2 मोल में, 2 मोल में तो 2 से गुणा कर देंगे, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 बराबर 32 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी। फिर से देख लीजिए आप, H2O के जो 1 मोल का द्रव्यमान है वो 18 ग्राम निकाला है, तो यही हमको 2 मोल का चाहिए, तो 2 से गुणा करेंगे, 18 दूना 36। लेकिन 1 मोल में आपका ऑक्सीजन की मान कितना है? H2O के 1 मोल में ऑक्सीजन का कितना मान है? 16 ग्राम। तो H2O के 2 मोल में आपका ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालने के लिए दिया हुआ है। आरती कुमारी, समझ में आया कि नहीं आपको? आरती कुमारी, समझ में आया कि नहीं आपको? 76 में ही बता रहे हैं, ध्यान से देखिए एक बार और देखिए। जल का अणुभार कितना होता है? 18 ग्राम। तो 1 मोल में कितना हो गया? 18 ग्राम। अब बात करें 2 मोल का, तो 2 मोल निकालेंगे, तो 1 मोल में जब 18 है तो 2 मोल में 2 से गुणा करेंगे, 18 दूना 36 हो गया, ठीक। अब हमको कह रहा है कि जो आप H2O का जो मोल निकाले हैं उसमें आप ऑक्सीजन कितना है? तो H2O के 1 मोल में ऑक्सीजन कितना होता है? 16 ग्राम होगा। और यही आपका H2O के 2 मोल में ऑक्सीजन की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपका 16 दूना 32 हो जाएगा। 76, ये 76 ही बता रहे हैं, 76 ही है ये, 76 है ये। आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या लिख रहा है। 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमको पूछ रहा है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 36 ग्राम में
ठीक है, ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन का द्रव्यमान पूछ रहा है। ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 मोल में कितना हो जाएगा, 16 दूना 32। यही मैंने यहाँ निकाला है, ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। आरती कुमारी, चलिए आगे चलते हैं। 77 भी समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, 78। 78 नंबर क्वेश्चन है आपका 78। 78, 78। 7.1 ग्राम क्लोरीन का एसटीपी पर आयतन क्या होगा। अब आप लोग बताइए कि एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एसटीपी, पहली क्लास में जब मेरी पहली क्लास हुई थी तब मैंने आपको ये बताया था एसटीपी पर फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट करके, एसटीपी का फुल फॉर्म। आरती कुमारी बताइए एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एसटीपी, एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड, एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड, टी का मतलब होता है टेम्परेचर, और पी का मतलब होता है प्रेशर। स्टैंडर्ड, टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड, टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये क्या होता है एसटीपी, ये एक जो है आपका मानक वैल्यू है। इस पर आपका तापमान और दाबमान की वैल्यू फिक्स होती है। टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन, ये फिक्स वैल्यू है। ठीक है, आपका दाब कितना होता है, प्रेशर 1 एटीएम। एटीएम का मतलब मशीन वाला, पैसे निकालने वाला एटीएम नहीं। ठीक है, केमिस्ट्री में एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आपका दाब का मात्रक होता है। समझ में आ रहा है, ये कुछ वैल्यू है जो फिक्स होता है। अब 78 क्वेश्चन कह रहा है कि 7.1 ग्राम क्लोरीन का एसटीपी पर आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें मोल की संख्या निकालेंगे कि मोल संख्या कितना होगा। तो 7.1 ग्राम क्लोरीन में, 7.1 ग्राम क्लोरीन में मोल की संख्या कितनी हो जाएगी, मोल एन। एन क्या होता है, भार बटा अणु भार, W/m, भार बटा अणु भार। तो क्लोरीन का हमको भार कितना दिया है 7.1 ग्राम, 7.1 ग्राम पहले दिया हुआ है। और क्लोरीन का अणु भार कितना होता है, क्लोरीन Cl2, एक क्लोरीन का होता है 35.5 और संख्या में आपका 2, गुणा करेंगे आपका टोटल 71 हो जाएगा। ठीक, अब समझ में आ गया आपको। चलिए ये देखिए, एक क्लोरीन का होता है 35.5 और संख्या में 2 क्लोरीन है, तो टोटल हो जाएगा आपका 71। तो अणु भार कितना हो जाएगा 71। अब आगे क्या करते हैं, अब आगे क्या करते हैं, अब एसटीपी पर, एक एसटीपी पर क्या होता है, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या होता है, आपका जो वैल्यू होता है, जो आपका एन की वैल्यू होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। नीतीश कुमार समझ में नहीं आ रहा है, अभी फिर से बता रहे हैं आपको। देखिए एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर आपका जो क्या होता है, मोल की संख्या एन, एन बराबर क्या होता है V/22.4 लीटर। जो आपका आयतन है किसमें आएगा, लीटर में आएगा। मोल की संख्या n बराबर V/22.4 लीटर। और हमको क्या पूछा है, आयतन तो निकालना है, तो n की वैल्यू कितना है 7.1/71। आयतन कितना हो गया V, और नीचे कितना दिया है 22.4 लीटर। ठीक है, अब इसको आप कटाएंगे तो ये आपका कट के हो जाएगा 10, तो 1/10 बराबर
1/10 बराबर v बटा 22.4। अब इसको तिर्यक गुणा कीजिए तो v बराबर हो जाएगा 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 1/10। 10 से डिवाइड कर देंगे तो आयतन कितना आ जाएगा 2.24 लीटर। आयतन कितना आ गया आपका 2.24 लीटर। नीतीश कुमार, ध्यान से देखिए, नीतीश कुमार देखिए फिर से बता रहे हैं, आयतन कितना आ गया 2.24 लीटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करते हैं। आज के जो हमारा टॉपिक है इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल ज्यादा है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। देखिए 7.1 ग्राम क्लोरीन का एसटीपी पर आयतन क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है हमारा 7.1 ग्राम क्लोरीन का एसटीपी पर आयतन क्या होगा। एसटीपी मैंने बताया क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिस पर कुछ वैल्यूज आपका फिक्स होता है। तो 7.1 ग्राम में क्लोरीन कितना हो जाएगा, क्लोरीन और एन का मतलब हो गया मोल की संख्या। तो सबसे पहले हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, और नंबर ऑफ मोल बराबर होता है भार W बटा अणु भार M। तो भार कितना दिया हुआ हमको 7.1 ग्राम पहले दिया हुआ है। और क्लोरीन का अणु भार कैसे निकालते हैं, क्लोरीन का अणु भार कैसे निकालेंगे, एक क्लोरीन का होता है 35.5, लेकिन यहाँ पर 2 है तो 2 का गुणा कर देंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 71। अणु भार कितना हो गया 71, अणु भार 71। तो 7.1 बटा 71 ये हो गया आपका मोल की संख्या। अब एसटीपी पर आपका जो मोल की वैल्यू होती है n बराबर v बटा 22.4 लीटर में होता है। तो आपका n की वैल्यू रखिए 7.1/71, उसके बाद v की वैल्यू सेम और 22.4 सेम रखिए, कटा पिटा के तिर्यक गुणा कर लीजिए, 2.24 राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, सिंपल है ये, समझ में आ रहा है कि नहीं, सिंपल है बिल्कुल। नीतीश कुमार समझ में आ गया, आप समझ में आ गया आपको, चलिए आगे चलें। ठीक है, आप समझ में आ गया ना, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 79 क्वेश्चन कह रहा है कि यौगिक जिसके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर विघटित हो जाता है। सवाल एक बार और समझिए, सवाल कह रहा है कि यौगिक जिसके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर विघटित हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो मैंने ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर A, B, C और D, इनमें से ऐसा कौन सा यौगिक है जिसको हम क्या करते हैं, जलीय विलयन में घोलते हैं और उसमें क्या करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, तब क्या होता है आपका, ये जो आपका है जो कंपाउंड है वो क्या होता है, विघटित हो जाता है, अर्थात ये अपने आयंस में टूट जाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। ये देखिए CuSO4, ये होता है आपका कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला। कॉपर सल्फेट को जब आप इसके जलीय विलयन में घोलेंगे और उसमें आप इलेक्ट्रिक का फ्लो करेंगे तो कॉपर जो है आपका कॉपर प्लस प्लस, यानी कॉपर के ऊपर 2 प्लस चार्ज आ जाएगा और सल्फेट के ऊपर 2 माइनस चार्ज आ जाएगा, माइनस माइनस आयंस में टूट जाएगा। और जब आयन में टूटेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लो, करंट का फ्लो आसानी से होने लगता है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन या आयन में टूट जाएगा और इसमें आप इलेक्ट्रिक फ्लो प्रभावित करेंगे तो थोड़ा सा करंट इसमें फ्लो होने लगेगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
इलेक्ट्रोलाइट विलयन में धारा का प्रवाह होता है इसके प्रवाह से। चलिए इसको क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। इधर ध्यान दीजिए आप लोग, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट विलयन में जो आपका धारा बह रहा है, वो धारा का फ्लो हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉन के कारण, अणु के कारण, प्रोटॉन के कारण, आयन के कारण। इसका उत्तर जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में कीजिए। खुशबू राव गुड मॉर्निंग, आप लेट हो गई, आप लेट हो गई आज की क्लास में। जल्दी से इसका कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट विलयन में धारा का प्रवाह होता है इसके प्रवाह से। किसके प्रवाह से? इलेक्ट्रॉन, अणु, प्रोटॉन और आयन। इलेक्ट्रोलाइट में आपका क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट में आपका आयन पाया जाता है। जैसे ये आपका कोई बीकर है, इसमें क्या करें हम, जिंक सल्फेट का विलयन को इसमें घोल दिए, तो जिंक सल्फेट क्या करता है, अपने अपने आयन्स में टूट जाएगा। जिंक जो है आपका प्लस प्लस आयन बना लेगा, सल्फेट जो है आपका माइनस माइनस आयन बना लेगा। और अगर हम इसमें दो छड़ कैथोड और एनोड लगा देते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लो करते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है आपका करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एमडी सैफ अली गुड मॉर्निंग, ये समझ में आ रहा है आपको? ये समझ में आ रहा है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आयंस के कारण। देखिए आयन बना रहा है, इसमें आप इलेक्ट्रिक फ्लो करेंगे तो इसी आयंस के कारण इसमें इलेक्ट्रिक का फ्लो होता है। जो आपका बैटरी होता है, बैटरी, जो बैटरी आप सेल में यूज करते हैं, जो आप क्या नाम है टॉर्च में बैटरी यूज करते हैं, रिमोट के अंदर जो बैटरी यूज करते हैं, उस सब बैटरी के अंदर क्या होता है, आयंस भरे होते हैं केमिकल फॉर्म में, और उसमें जो है इन्हीं आयंस की वजह से इलेक्ट्रिक का फ्लो होता है। इन्हीं आयंस की तरह इलेक्ट्रिक का फ्लो होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80 का डी। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, 81 कह रहा है स्टेनलेस स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है आपका 80 का। अब चलिए 81 का बताइए, 81 को कौन बताएगा? नीतीश कुमार, खुशबू राव, 81 का कौन बताएगा? 81 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 0.1 है। यहाँ पर देखिए 0.1 से 0.25% स्टेनलेस स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। स्टेनलेस स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 0.25% तक। स्टेनलेस स्टील में इसका कार्बन का प्रतिशत होता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 0.25। अब ठीक है, अब दिख रहा है, जूम कर दिए इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.1 से 0.25% स्टेनलेस स्टील में इसका कार्बन का प्रतिशत ज्यादा होता है। अब इसमें कार्बन क्यों मिलाया जाता है? जो आप घरों में बर्तन यूज करते हैं, जिस प्लेट में आप लोग खाते हैं, वो प्लेट आपका क्या होता है, स्टेनलेस स्टील का होता है। जिस ब्लेड से दाढ़ी बनाई जाती है, वो ब्लेड आपका स्टेनलेस स्टील होता है। उसमें कार्बन की 0.1 से 0.25% मात्रा मिलाई जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो आपका जो स्टील बनेगा, वो स्टील में आपका जंग लगने का चांस बहुत कम होता है, उसमें मजबूती आ जाती है। इसलिए इसको हम लोग क्या बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा कार्बन मिलाते हैं। स्टील होता है। खुशबू राव बिल्कुल सही उत्तर है आपका, 0.1 से 0.25। समझ में आ रहा है आप लोग? चले आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 82, 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसमें एल्यूमिनियम नहीं होता? बाकी 3 में एल्यूमिनियम होता है, 1 में एल्यूमिनियम नहीं होता है। अल्निको, ड्यूरेलियम, जर्मन सिल्वर, मैग्नेलियम। 4 ऑप्शन में दिया है आपको ए, बी और सी, डी, और कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मन सिल्वर में आपका एल्यूमिनियम नहीं होता है। इसमें होता है क्या? आपका कॉपर होता है, निकिल होता है और आपका जिंक होता है। इसमें आपका कहीं भी एल्यूमिनियम नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मन सिल्वर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर आपका जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो लोग नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक और चैनल का लिंक मिलेगा, यूनिक टेक गुरु। इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को जो अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो मिलेगी सबसे पहले। बात समझ में आ रही है आप लोग को क्वेश्चन नंबर 82 तक? तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। बाकी जो है आपका अगले दिन जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं इनको सॉल्व कराया जाएगा, और 5 मिनट बाद आप लोग का फिजिक्स की क्लास चलेगी। सर आ गए हैं, आप लोग लाइव रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।